Hello everyone, welcome back to our channel. Again we are here with chapter number 6, Business Studies, class 12th. Previously we have discussed about two functions of management, that is planning and organizing. Today we will be discussing about third function, that is staffing. चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज. हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से हम जब भी मैनेज करते हैं पहले प्लान आउट करते हैं, फिर उसकी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, सारे डिपार्टमेंट सेट हो गए. नाउ इट्स टाइम to appoint the competent persons at different posts according to their importance, according to their abilities. ठीक है, तो स्टाफिंग में हम जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वहां पर कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं उनकी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग और पोस्ट की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, कि हमें किस पोस्ट पे किस टाइप का इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है, क्या उसकी एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. तो लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग. अब जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो इसके फीचर्स आते हैं. सबसे पहले क्या फीचर्स हैं, स्टाफिंग किस तरीके से वर्क करता है. सबसे पहले स्टाफिंग में हमारी जो पोस्ट हैं, जो हमने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, उन पोस्ट को फिल करना. ठीक है, कि हमारे टॉप मिडिल लो लेवल पे डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, अपनी रिक्वायरमेंट्स को असेस किया था. यहाँ पर हमें उन पोस्ट को फिल करना है कॉम्पिटेंट पर्सन से. अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग को स्टार्ट करना है. मींस जो हमारा वर्कफोर्स होगा, जो मैन पावर होगी, जिसकी अब तक हमने इतनी प्लानिंग की थी, उसको स्टार्ट करेंगे विद दिस थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर हमें फोकस करना है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो सेटिस्फैक्टरी हो, मींस अच्छा हो, जो हमें अच्छा आउटपुट दे सके. ये हमारे लिए स्टाफिंग करता है. रिलेटेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि किस तरीके के हमें एम्प्लॉयज चाहिए. एक ही टाइप के एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर सकते, तो यहाँ हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, कि किस टाइप के एम्प्लॉयज, किस टाइप का कॉम्बिनेशन हमें रिक्वायर्ड होंगे. नेक्स्ट इज इट रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसकी अपनी एक प्लेस होती है. ठीक है, तो स्टाफिंग इज अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने अपना कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, अपनी कोई पोस्ट फिल करनी है, हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो कल नहीं होगी. नो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, फ्लेक्सिबल हमारी कंडीशंस होती हैं, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है. तो यहाँ पर स्टाफिंग प्रोसेस भी हमारा कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंस. अब स्टाफिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि स्टाफिंग है क्या, क्या वर्क करता है, वो कैसे करता है. अब स्टाफिंग यहाँ पर अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, परफॉर्मिंग दिस थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हम ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, इट इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. इस फंक्शन से हम अपॉइंट करने से पहले फाइंड करते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सनल्स, हमारे एम्प्लॉयज कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, कौन हमारे लिए अच्छा वर्क कर सकता है, हमें अच्छा आउटपुट दे सकता है. ये डिसीजन हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन. हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंसेस. हमारी परफॉर्मेंस बेटर होने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है. क्यों, क्योंकि हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी, क्योंकि वो अपने वर्क में एफिशिएंट है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. किसी भी एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे जो डायनामिक कंडीशंस हैं हम उनके साथ कोप अप करें. तो वो जो हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो चेंजिंग नीड्स हैं, वो हम स्टाफिंग की हेल्प से कंप्लीट करते हैं. तो हम ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे, लंबे टाइम तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क करेगा.
हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन असेट। अगर हम ये बात कहें कि ह्यूमन रिसोर्स इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, the most important and crucial resource for any organization because it is the human resource that make other resources useful और उसको वर्क में लाता है। जितनी भी हमारी assets हैं, कैपिटल हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो सभी रिसोर्सेज का यूज कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स। इट इज द ओनली रिसोर्स, ठीक है, की फैक्टर होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस ह्यूमन असेट का प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। गॉट इट? हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं जो हमें अच्छे से आता है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क मिलता है, तो हम सेटिस्फाइड होते हैं। अब ऐसी जॉब जो हमें अच्छा लग रहा है करने में, जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं, तो दैट विल बी सेटिस्फैक्टरी जॉब फॉर द एम्प्लॉय और उनका मोरल भी बूस्ट करेगी। क्योंकि अगर हम वो काम करते हैं जो बाय नेचर हमें पसंद है और जिसमें हमारी ग्रोथ हो रही है, तो हमारा मोरल तो बूस्ट होगा ही। इन दिस वे स्टाफिंग फंक्शन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। ये चैप्टर आपका ज़्यादा छोटा नहीं है। इस चैप्टर में से आपका स्टाफिंग प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रोसेसेस अब तक हमने रीड किए हैं 3 चैप्टर्स में, स्टाफिंग का प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और यहाँ पर जो हमारे आगे रिसोर्सेज आएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस कि किस तरीके से हम स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे वर्क कर रहा है, क्या स्केल है, कितनी हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, कि इतनी रिक्वायरमेंट के लिए वो एम्प्लॉयज हमें कहाँ मिलेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फर्दर, आगे डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे और अब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? सिलेक्शन। ये एक्टिविटी होगी, जो भी प्रोस्पेक्टिव हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनका हम सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट करके उनकी प्लेसमेंट होगी और ओरिएंटेशन, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी एक्टिविटीज से। जो भी अपॉइंटेड पर्सन्स होंगे, पर्सनल्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिलेगा। अगर ट्रेनिंग के साथ वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाते हैं, इफेक्टिव हमारे लिए प्रूव होंगे, तो देयर विल बी परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका प्रमोशन होगा, करियर प्लानिंग होगी, हाई पोस्ट पे हाई लेवल तक वो वर्क करेंगे और अच्छा एक कॉम्पनसेशन उन्हें दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन अच्छा होगा, फेयर होगा, तो एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड और काफ़ी उनका मोरल बूस्टअप हो सकता है। तो इन दिस वे स्टाफिंग प्रोसेस विल वर्क, हमारा स्टाफिंग फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने भी डिस्कस किया स्टाफिंग प्रोसेस में, जब हम कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को सर्च आउट करते हैं और फिर रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना कि किस पोस्ट के लिए किस एम्प्लॉय की कितनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि वो सर्च कहाँ से करते हैं? हम सर्च करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज आते हैं, दैट इज़ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जब हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं। जैसे जो ऑलरेडी लोग वर्क कर रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी पोस्ट पे जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रमोशन, हाई पोस्ट पे उन्हें प्रमोट कर देना। ले ऑफ इज टेम्परेरी सेपरेशन फ्रॉम द वर्क। जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं होता तो टेम्परेरीली हम उसे सेपरेट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, कॉम्पेंसेट भी किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि वेन एवर देयर विल बी रिक्वायरमेंट तो हम उन्हें कॉल बैक करेंगे। तो या हमारे जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनकी हेल्प से अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं।
पर जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे आते हैं वो सोर्सेज जो हम बिजनेस के बाहर से लेते हैं और जिनकी हेल्प से हम वर्क करते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज जो हम अपने बिजनेस के बाहर से सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखिए, आप देख रहे हैं कि 10 डिफरेंट सोर्सेज हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे ओपन होता है, कोई भी आता है, आप उसकी अब आपके पास रिज्यूमेज होते हैं या वॉक-इन्स होते हैं। रिक्रूटमेंट डायरेक्टली होती है कि आपके पास कोई आया, आपको वो कंफर्टेबल लगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक लगा, तो आपने उसको रिक्रूट कर दिया। यहाँ से आपको एक सोर्स मिल जाता है रिक्रूटमेंट का। कैजुअल कॉलर्स में, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, जो यूजुअली टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करते रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हमारी ये पर्टिकुलर रिज्यूमेज हैं या उनके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है, तो हम उनको कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एडवर्टीजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी जॉब वैकेंसीज होती हैं उसके लिए डिफरेंट नेटवर्क से एडवर्टाइज करती है। उस एडवर्टीजमेंट को देख करके लोग आते हैं, जो फिट होता है, जो बेनिफिशियल होता है, उसे हम अपॉइंट कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हमारे वो होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट वर्क करती है बेसिकली, कि एक्सचेंज है वो एक मीडियोकर की तरह वर्क करता है कि इनके टर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लोग जाकर के इस एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्टैक्ट कराया जाता है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो इन दिस वे ये एक्सचेंज एक सोर्स की तरह वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वर्क करते हैं उसी तरीके से प्लेसमेंट एजेंसीज और हमारे कंसल्टेंट्स भी वर्क करते हैं, बीच में मीडिएटर की तरह वर्क करके। कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे कैंपस होते हैं, जब लोग स्टूडेंट्स मेनली जब स्टडीज कर रहे होते हैं, वहीं पे ही फाइनल ईयर में कुछ रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं, कंपनीज वहीं से अपने लिए एम्प्लॉयज रेज कर लेते हैं, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कर देता है, उसका कोई नोन पर्सन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी हमारे लिए पॉपुलर हो चुका है, तो ऐसे हम कुछ पब्लिश सोर्सेज से अपने लिए जो रिक्वायर्ड अपनी मैन पावर होती है उसको पूरा कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस एंड मीनिंग। जब हम डिफरेंट सोर्सेज से अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च आउट करते हैं, अब हमने उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे अपनी वैकेंसीज के लिए जो भी रिक्वायर्ड पर्सन्स थे, जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई होती हैं, जो हमारे लिए उसमें मिसफिट होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं उन्हें हम कॉल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, और फिर वर्क करते हैं हम सिलेक्शन के लिए कि जो बेस्ट प्रोस्पेक्टिव हमारे लिए एम्प्लॉयज़ होते हैं अब हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे हम अपने स्क्रीनिंग, अपनी एम्प्लॉय की सर्च को पूरा करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग में जो फिट करते हैं, जो मिसफिट होते हैं, जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उनके एप्लीकेशंस को हम हटा देते हैं, और जो सही होते हैं उनको हम सर्च आउट करके फाइंड करके उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है कि ये हमारी पोस्ट के लिए फिट होते हैं। अब उनके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, लाइक उनके एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, अदर उनके बिहेवियर टेस्ट हो गए। तो सभी जो भी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो सिलेक्शन टेस्ट में पास हो जाते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यूअर नहीं, इंटरव्यूई भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है तो ही कैन ऑल्सो गेट दैट इन्फॉर्मेशन। उस इंटरव्यू के बाद हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रेफरेंस और उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए ठीक है, या जिस रेफरेंस से वो आया है क्या वो फेयर है या नहीं है। रेफरेंस चेक के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट करना है या नहीं करना। डिसीजन ले लिया, हमने फाइनल कर लिया कि हम उसको ले सकते हैं, वो सारी उसने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है या
नहीं है। उसके बाद उसे जॉब ऑफर की जाती है जब वो सारे टेस्ट पास कर देता है, मेडिकल टेस्ट भी पास कर देता है, एक ऑफर लेटर दिया जाता है और जब वो सामने वाला इंडिविजुअल उस लेटर को एक्सेप्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म हो जाता है और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑफर कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट इज आवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करके पहले उन्हें फाइंड करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन के लिए इतने सारे स्टेप्स को पास करते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड है, एज पर द नीड हमें अपनी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे भी वर्क करना पड़ता है, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ता है, उन्हें अप टू डेट रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें उनकी जो भी परफॉर्मेंसेस हैं उन्हें और इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग क्या करती है? हमारे लिए ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एबिलिटीज़ को एनहांस करेगी, वेस्टेज नहीं है। ये किसी एक जॉब से रिलेटेड होती है कि जो जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाता है। दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट अच्छा मिलेगा, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ट्रेनिंग हमें टाइमली करनी ही पड़ती है क्योंकि हमारी जो एनवायरमेंटल नीड्स हैं वो चेंज होती हैं और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट होता है। ट्रेनिंग इज कि आप एक पर्टिकुलर टास्क को सीख रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ सिखाया जा रहा है। डेवलपमेंट मीन्स जब आप किसी चीज़ में स्किल्ड हो जाते हो, आप उस स्टेप से आप जा रहे हो बिकॉज यू हैव लर्न दैट थिंग और उसमें आपने एक एक्सपीरियंस, एक स्किल गेन कर ली। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग की फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग के दो मैथड्स आते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? ये दो मेथड्स हैं। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वो मेथड है जहां पर हम लर्निंग वाइल डूइंग पे फोकस करते हैं कि हम करते करते साथ में उनको सिखा रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग है, यहाँ पर कोई नया एम्प्लॉय है, उसको उस चीज़ के साथ, वर्क के साथ फैमिलियर कराया जा रहा है, उसकी इंडक्शन ओरिएंटेशन की जा रही है कि कैसे उसे काम करना है। अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर एक ट्रेनी को एक किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर रखा जाता है, वो उसके साथ साथ फॉलो करता है, देखता है कि किस तरीके से एफिशिएंटली वर्क किया जा सकता है। और इंटर्नशिप में ये वो मेथड है जहाँ पर एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों ही हमारी ट्रेनिंग मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल नीड को पूरा कर सकते हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं। यहाँ पर इस इंटर्नशिप में एक इंडिविजुअल को उसकी थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई करना भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर ये देखना है कि ट्रेनिंग दी जाती है इंडिविजुअल को बट नॉट वाइल डूइंग द वर्क, वर्क देने से पहले, दैट दिस इज लर्निंग बिफोर डूइंग। वो था लर्निंग वाइल डूइंग, दिस इज लर्निंग बिफोर डूइंग। यहाँ पर हम वर्क प्लेस से अलग रख के एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देते हैं। इसका हमारा मेथड है वेस्टिबल ट्रेनिंग। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हम इंडिविजुअल को डिफरेंट प्लेस पे ले जाते हैं, वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टाफिंग। किस तरीके से हम अपने थर्ड फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, अपने कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। होप यू फाइंड इट यूजफुल। ओके, गो फॉलो।